नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेलेंस्की की यह पहली मुलाकात है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया पर रूस यूक्रेन युद्ध का असर हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जेलेंस्की से हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चला उसका असर पूरी दुनिया पर हुआ है। किस तरीके से प्रभावित किया है पूरी दुनिया को, उसको लेकर चर्चा की गई है। तो पहली ये मुलाकात है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से। तो जापान में ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है जेलेंस्की के साथ, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात हुई है। दोनों के बीच चर्चा हुई है कि युद्ध का असर किस तरीके से पूरी दुनिया पर पड़ा है। जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन समिट में दिखी भारत और यूएस के रिश्तों की गर्मजोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। पीएम मोदी के पास चलकर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जहां जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत अब प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और भारत का लोहा जो तमाम बड़े देश है वो भी अब मानते हुए नजर आ रहे हैं। जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाते हुए नजर आए, उनसे हाथ भी मिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास खुद चलकर आए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो G7 समिट में दिखी है भारत और यूएस के रिश्तों की गर्मजोशी। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया। 30वें मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया ने शपथ ली है। डिप्टी सीएम के रूप में डीके शिव कुमार ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे हैं। तो 30वें मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया ने शपथ ली है। डिप्टी सीएम के रूप में डीके शिव कुमार ने शपथ ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे हैं इस दौरान। तो शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे और ये शपथ ग्रहण समारोह बेहद ही शानदार रहा, जहां 30वें मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया ने शपथ ली है। दिल्ली से अब खबर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र के अध्यादेश को लेकर केजरीवाल ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अफसरशाही सरकार के अंदर होनी चाहिए। कोर्ट के आदेश को सरकार ने पलट दिया। अध्यादेश लाकर कोर्ट के आदेश को पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अध्यादेश में 8 दिन का अंतर। अध्यादेश के लिए कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे, ये सब कोर्ट की छुट्टी का इंतजार कर रहे थे। ये बड़े आरोप लगाए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। 1 जुलाई को कोर्ट खुलेगा, हम चुनौती देंगे। कल केंद्र सरकार ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ छुट्टियों के लिए, वैसे ही उसके कुछ घंटों के बाद ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। हम सब जानते हैं 1 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोल दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला था कि अगर किसी अफसर को ये पता है कि उसका मंत्री उसको उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो अफसर मंत्री की क्यों सुनेगा। ये वो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। तो इसीलिए कोई भी जिम्मेदार सरकार चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि अफसरशाही और कर्मचारी जो हैं वो सीधे सीधे चुनी हुई सरकार के अंडर में आएँ। इसको कल इन्होंने 4 बजे कोर्ट बंद हुआ, 5 बजे और 10 बजे इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके उस कोर्ट के आदेश को पलट दिया। जिस दिन आदेश आया था उसके अगले दिन इन लोगों ने सोच लिया था
कि ऑर्डिनेंस लाके इस आदेश को पलटना है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जजमेंट आने के और उसको पलटने के बीच में 8 दिन है। पहले 3 दिन सेक्रेटरी सर्विसेज गायब हो गया, उसका फ़ोन ऑफ हो गया। 3 दिन के बाद सेक्रेटरी सर्विसेज निकलते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हूं, तो चीफ सेक्रेटरी फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और एलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है, तो 2 दिन एलजी साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने दिल्ली के ऑटो चालकों से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। 2000 के नोट को लेकर आरबीआई ने एक बड़ा फैसला किया है। अब 2000 के नोट को सर्कुलेशन में नहीं रखा जाएगा, लेकिन जो नोट फिलहाल चल रहे हैं वो प्रचलन में रहेंगे। हम बातचीत कर लेते हैं, खासतौर पे दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं उनकी क्या कुछ राय है। 2000 के नोट को लेकर आरबीआई का जो फैसला आया, आपने भी पढ़ा होगा, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। 2000 नोट चलने नहीं चाहिए, छोटे नोट से ब्लैक मनी रुकेगी एक तो, और देश का तरक्की होगा। दूसरा क्या है, खुले की दिक्कत खत्म होगी। जैसे नोटबंदी मोदी जी ने किया, सराहनीय जो कदम नहीं था। नोटबंदी अचानक करके देश को भ्रमित किया और परेशान किया। देश का 8,000 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, ये देश के हित में नहीं था। लेकिन ये 2000 नोट बंद कर देश हित में है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। आप क्या कुछ कहेंगे 2000 के नोट को लेकर, जिस तरीके से आरबीआई ने फैसला? ये आरबीआई ने फैसला लिया, अच्छा फैसला है, क्योंकि इसको कई बार हमारे ऑटो में सवारी बैठती है 2000 का नोट देती है, हम पूरे दिन में 2000 कमाते ही नहीं है, तो अब खुले कहाँ से देते हैं, तो इसलिए अच्छा फैसला है, ठीक है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि काफी परेशानी होगी जो वापस करने होंगे अगर नोट 30 सितंबर तक, तो लाइन में लगना होगा। ऐसा कुछ है कि आप लोगों के पास इतना पैसे है क्या 2000 के? हम लोग के पास तो इतना पैसा ही नहीं है। 2000 तो बहुत दिन हो गए, देख लो। बैंक ले रहा है, कोई बैंक उसको मने नहीं कर रहा है। आपके 10 नोट ऐसे ही चेंज कर रहा है, इसके बाद बैंक में आप जितने मर्जी जमा कर दो, मने नहीं किया बैंक ने, तो प्रॉब्लम किस बात की? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितने रखे हैं 2000 के नोट? मैं 1 रुपये 500-600 रुपया काम करता है, बस अपना खा पी कर को बराबर। मतलब इस फैसले से दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। क्यों, बैंक में आप जमा कराओ, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मना ही नहीं है। अच्छा, जिस पर छोटा मोटा आदमी बेचारा आप जाके चेंज करा ला, चेंज करने के लिए भी उन्होंने कह रखा है, तो हमारे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा तो आप लोग चलाते हैं, आमतौर पे कई लोग 2000 के नोट भी दे देते होंगे, इस समय कितनी परेशानियां होती हैं? ज़्यादा कर तो मिलती नहीं है 2000 की नोट अभी, ठीक है। बहुत दिन हो गए देखे हुए अभी, और मिलता भी है तो फिर हम लोगों पे चेंज नहीं होता, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। पेट्रोल पंप भी सारा, उसके लिए पेट्रोल पंप द्वारा खुले कराने पड़ते हैं। परसों मुझे मिल गया था, तो पेट्रोल पंप पे जाना पड़ा, बड़ी मुश्किल मिला, बड़ी वो भी देते नहीं जल्दी से, बहुत दिक्कत है। अच्छा, लोग इसको पुराने नोटों से जोड़कर देख रहे हैं कि 1500 के नोट जिस तरीके से बंद हुए, उसी तरीके से मोदी सरकार कहीं ना कहीं कर रही है। हालांकि सरकार ने इस तरीके का कोई फैसला नहीं लिया है। आरबीआई सीधे तौर पे कह रही है कि जो नोट चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। ये बहुत लंबा टाइम है, अब 2000 नोट इतने हैं नहीं मार्केट में। जिससे पूंजीपतियों के पास होंगे तो अपने आप देखेंगे वो, बाकी मार्केट में ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, लंबा टाइम है अभी। तो आप लोगों को लगता है कि इससे ब्लैक मनी पर भी रोक लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल श्योर, बहुत अच्छा फैसला, इसकी सराहनीय योग्य है। और जब 2 का नोट लेते हैं तो ये भी डर रहता है कि अगर नकली ना निकले आए, चलो भाई 1000 500 100 का निकलेगा तो आदमी बर्दाश्त भी कर ले। अब 2000 का अगर नकली निकले आए तो क्या करेगा, हमारी 2 दिन की कमाई चली जाएगी। बिल्कुल, तो साफ तौर पे आप दिल्ली के तमाम ऑटो वालों को सुन रहे थे कि अगर 2000 का नोट नकली निकल जाए तो काफ़ी परेशानी भी कहीं ना कहीं होती थी। ऐसे में आरबीआई ने जो फैसला किया है वो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पीयूष तिवारी। लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने कांग्रेस को लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट कर राजेश्वर सिंह ने लिखा है कि शर्मनाक, परिवारवाद से ग्रसित कांग्रेस पार्टी की परिभाषा कभी नहीं बदल सकती। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने बेटे को ही मंत्री बना दिया। वहां यह है गांधी परिवार के परिवारवाद की असलियत। तो बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने मंत्रिमंडल पर सवाल उठाए हैं। कर्नाटक में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को मंत्रालय दिया गया है, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और परिवारवाद का आरोप एक बार फिर से कांग्रेस पर लगाया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के चारों ओर 11.84 किलोमीटर रिंग बांध के पुनर्स्थापन कार्य का उद्घाटन किया। जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ से सुरक्षा देने के लिए दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के चारों ओर रिंग बांध का उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा मोजाइक आर्ट में मिथिला पेंटिंग का प्रदर्शन और हवाई अड्डा के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। उल्लेखनीय है कि दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन परिसर के अंदर जमा होने वाले बारिश के पानी की निकासी के लिए बांध पर स्लुइस गेट का निर्माण भी कराया गया है। नहीं होगा, इसको बात जब आ रही है तो उसके बाद जो उसके लिए जो बड़े हैं उसके एक्सपर्ट्स लोग देखेंगे क्या करना नहीं करना। कानून बन सकता है क्या सर? कानून बन सकता है बिहार में? अभी कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। जब जरूरत पड़ेगा तो सारी बातें करेंगे। पहले तो हम बता ही दिए थे कि क्यों किया जा रहा है। और आप बोलिए ना, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ है, 11 में आप बोलिए जाति आधारित जनगणना। हम लोग तो जनगणना का हमारा अधिकार नहीं है केंद्र का। आरबीआई ने 19 मई को एक बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि इन नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। कांग्रेस की सरकार पर हमले वाले बयान को लेकर अश्विनी चौबे का कहना है कि भ्रष्टाचार और जिसने अपने पास बड़ी संपत्ति रखी है उनके लिए ये परेशानी की बात है। 2000 के नोट बंद होने से भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले हैं कि कालाबाजारियों पर नकेल कसने के कवायद अब जारी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि 2000 के नोट का छपना 2018 से ही बंद हो गया था। ये नोटबंदी नहीं, नोट वापसी है। इससे निश्चित रूप से जिसने काले धन को इकट्ठा किया है उनके पेट में दर्द हो रहा है। जनसाधारण 2000 का नोट जो है जनसाधारण के लिए बहुत ही आवश्यक था। और आप जानते हैं कि 2000 का नोट 2018 से ही छपना बंद हो गया है। तो ये नोट का जो वापसी है, नोट का जो बंदी नहीं बल्कि नोट का मतलब उसको आपको वक्त दिया गया है कि आप अपना ये नोट हटा लीजिए। तो अच्छी बात है। ये रिजर्व बैंक की पॉलिसी होती है कब किसको छापना कब किसको रखना। तो रिजर्व बैंक का जो नीति है उस नीति के तहत ये हुआ है। आदरणीय निश्चित रूप से इससे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको छटपट। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुजफ्फरपुर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर सभी विपक्ष को एक कर लेंगे तो 2024 में बीजेपी की वापसी मुश्किल है। इसी वजह से बीजेपी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार के इस काम से सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। वहीं बिहार में चल रही जातीय गणना को लेकर उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के रोक के बाद जहां बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला तो विजय कुमार चौधरी ने कहा बीजेपी के इस मामले में शुरू से ही दोहरा चरित्र रहा है। जब साथ में थे तब भी कुछ ना कुछ ऐसा ही किया करते थे। बीजेपी हमले कर रही है तो वो हमला किस बात का है आप बताइए। वो जब हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी उस समय भी क्या से क्या बोल रहे थे। और जब जाति आधारित गणना कराने का फैसला हुआ था उसमें बीजेपी साथ नहीं थी क्या? और अगर वो साथ हो के और अगर अभी कोर्ट किसी कारण से उसको रोक रही है तो उसमें उनको आनंद आ रहा है तो ये तो उनके दोहरे चरित्र का परिचायक है। सरकार तो कृतसंख्या। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर लगातार अभय चौटाला जुबानी हमले कर रहे हैं। चाचा के जुबानी हमलों का दुष्यंत चौटाला ने भी करारा जवाब दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उनके चाचा को उनसे ज्यादा प्यार, इसलिए उन पर करते हैं जुबानी हमले। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पानीपत के दौरे पर हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पानीपत में आज 28 सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर कार्यक्रम है। इस साल अप्रॉक्सीमेटली 62.5 लाख मेट्रिक टन
गेहूं हमारे चारों एजेंसीज ने परचेज किया है। लगभग 99% लिफ्टिंग हरियाणा प्रदेश के अंदर गेहूं की हमारी एजेंसीज कर चुकी है और 99% का अप्रॉक्सीमेटली 98% पेमेंट 12,540 करोड़ के आसपास हम किसान के खाते में दे चुके हैं। बचा हुआ जो लगभग गेहूं है 500 करोड़ की मात्रा का है, उसको भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर हमने टारगेट ली। और अब खबर बिहार के सहरसा से है, जहां पूर्व सांसद आनंद मोहन महर्षि प्रखंड के महापुरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुखिया स्वर्गीय इंद्रदेव सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा, मेरे निकलने के बाद छटपटाहट किसको है और क्यों है वो जानते हैं। ये आदमी कमल दल को हाथी की तरह रौंद देंगे। हम जितने दिन रहेंगे समाजवाद के लिए लड़ते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा, कोई बार बार कहे हम दलित विरोधी हैं। और मेरे निकलने के बाद छटपटाहट किसको है, क्यों है, जानता है। ये आदमी कमल दल को हाथी की तरह रौंद देगा, फाड़ देगा। ये छटपटाहट, लेकिन इंतजार करो, हम जितना दिन रहेंगे समाजवाद के लिए लड़ते रहेंगे। तुम बार बार को 100 बार को कि हम दलित विरोधी है, मैं इसका गवाह है कि यहाँ 7,500 राजपूत हुआ करते थे जब मैं यहां से चुनाव लड़ा। बिहार बीजेपी कार्य समिति के लिए पूर्व से आवंटित ऊर्जा एडिटोरियम की बुकिंग को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार एक साजिश के तहत पहले से बुकिंग की गई स्थान को रद्द कर दिया, जिससे पता चलता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा ही करना था तो पहले ही बुकिंग नहीं की जानी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार बीजेपी की होने वाली प्रदेश कार्य समिति में खलल पैदा करने की नियत से ऐसा कर रही है, लेकिन वो अपने मनसा में कभी कामयाब नहीं होंगे। किसी भी कारण से उनको रद्द करना था तो उसी दिन अलॉट नहीं करते, हम दूसरे विकल्प पे जाते। लेकिन ठीक जब 24 घंटे के अंतराल के अंदर में आ गया कार्यक्रम, क्योंकि दूसरे जगह चाहे वो बापू सभागार हो या श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल हो, सभी जगह 24 घंटे के पहले बुकिंग बंद हो जाते हैं। हाँ, हमारा समय फिक्स हो गया, यदि किसी भी कारण से उनको रद्द करना था। बाराबंकी के स्कूलों में बच्चों के बौद्धिक विकास, सामान्य ज्ञान और आत्मबल बढ़ाने के लिए DIOS अपने नवाचार मिशन से बदलाव ला रहा है। प्रार्थना सभा में देश दुनिया की खबरों के प्रस्तुतिकरण के साथ हर शनिवार को स्कूल में फन डे मना रहे हैं। देखिए उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले में करीब 3 माह पहले ही आए DIOS OP त्रिपाठी ने अपने नवाचार मिशन पहचान की शुरुआत कराई है। इसमें राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चों और शिक्षकों में काफी रुचि भी दिख रही है। इस दौरान बच्चों ने क्या सीखा, इसके मूल्यांकन को लेकर इस मिशन पहचान परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्प प्रश्न थे, जिसमें 4 विकल्प में एक सही उत्तर था। मिशन पहचान परीक्षा में जो बच्चे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे, उन्हें विभाग सम्मानित करेगा। बाराबंकी के DIOS OP त्रिपाठी ने बताया कि ये परीक्षा पूरी तरीके से बोर्ड परीक्षा की तरह आयोजित की गई। सभी बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में बैठाया गया और CCTV कैमरे से परीक्षा की रिकॉर्डिंग कराई गई, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लगे CCTV कंट्रोल सिस्टम से हुई। ये एक नवाचार है। सरकारी और सहायता प्राप्त जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, इनमें अध्ययनरत बच्चों में आत्मविश्वास में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, जैसे प्रार्थना के समय थॉट्स ऑफ द डे, बाल न्यूज सेंटर, हर शनिवार को फन डे। इन गतिविधियों से बच्चों में आत्मविश्वास
की वृद्धि हुई है और बच्चे क्रियाशील हुए हैं। इसी कड़ी में ज्ञान में वृद्धि का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के पाठ्यक्रम एवं सामान्य ज्ञान पर आधारित 50 बहुविकल्पी प्रश्न देकर हम OMR सीट पर बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं और जो बच्चा अपेक्षाकृत कम ज्ञान रख पाता है उसके लिए हम लोग रेमेडियल टीचिंग, एक्स्ट्रा क्लास, ब्रिज कोर्स का संचालन करते हैं। बच्चों में इस परीक्षा के लिए गजब का उत्साह देखने को मिला है। बाराबंकी के GGIC की प्रधानाचार्य सिंह ने बताया कि मिशन पहचान परीक्षा में जो बच्चे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे उन्हें सम्मानित करने का काम करेगा। साथ ही परीक्षा के बाद जो बच्चे कमजोर पाए जाएंगे उनके लिए अतिरिक्त कक्षा का आयोजन किया जाएगा। मिशन पहचान की जो ये आयोजित परीक्षा होती है, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक से ओपी त्रिपाठी की का नवाचार है। इसमें अब तक जो कोर्स हो चुके हैं उनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और इसके अलावा कुछ प्रश्न इसमें सामान्य ज्ञान के भी लिए जाते हैं, जो हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर और शनिवार को बच्चों को फंडे के रूप में देते हैं। दरअसल DIOS OP त्रिपाठी का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नवाचार मिशन पहचान बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उनका चौमुखी विकास भी कर रहा है। इसी पहल के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के बच्चों का बौद्धिक स्तर जांचने के लिए उत्सव के रूप में 73 केंद्रों पर मिशन पहचान परीक्षा आयोजित की गई। 2 पालियों में हुई इस परीक्षा में 38 राजकीय और 35 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कुल 73 स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के करीब 40,000 विद्यार्थी शामिल हुए। इस परीक्षा को लेकर बच्चों के साथ शिक्षकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। परीक्षा कराने को लेकर अधिकारियों को ब्लॉकवार जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिनकी देखरेख में परीक्षा संपन्न कराई गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।